हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा मौर्य एंड वेलकम बैक टू क्लासेस। तो हमने फास्ट रिवीजन की सीरीज शुरू की थी, हालांकि बहुत टाइम हो गया, बट हम आज वापस से फास्ट रिवीजन में एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जो है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का पहले हम मतलब समझेंगे और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं पहले वो हम समझेंगे, फिर चैप्टर के प्रोसेस में जाएंगे एंड देन उसके एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, तो उसका मैं एक पहले एग्जाम्पल देना चाहूँगी। तो पहले जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते थे, इंसुलिन एक मेडिसिन होता है या एक हार्मोन होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल कंट्रोल हो जाए। तो पहले जो डायबिटिक पेशेंट होते थे उनके लिए जो इंसुलिन का इंजेक्शन आता था वो पिग से निकाला जाता था, जिसे पोर्काइन इंसुलिन कहा जाता है, या फिर काउ से निकाला जाता था जिसे बोवाइन इंसुलिन कहा जाता है। बट अब क्या होता है कि हम अपने ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया के बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमन इंसुलिन हम एक बैक्टीरिया के बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। हमने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन का जीन ह्यूमन डीएनए से कट करके वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाल दिया। नाउ वो बैक्टीरिया जो है वो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें की है ये आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर इसको मैं सिंपल वे में कहना चाहूँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म नंबर 1 का कोई जीन, जो भी जीन है, जो डिज़ायर जीन है, मैं उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कह देती हूँ। तो ऑर्गेनिज्म नंबर 1 का कोई भी पर्टिकुलर जीन, सपोज ये एक पर्टिकुलर जीन है एंड दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, और मैं इस जीन को ऑर्गेनिज्म 2 में डालती हूँ, ऑर्गेनिज्म 2 में डालती हूँ। सो इसको हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम जो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। पहली बात ये कि आप इस जीन है को ना डायरेक्टली डाल सकते हो, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र। लेकिन कभी कभी इस जीन को हमें एक व्हीकल की मदद से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना पड़ता है, उसे कहते हैं हम वेक्टर। तो अगर आप वेक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर, और आप पहले ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले वेक्टर में डाल रहे हो और इस वेक्टर को आप ऑर्गेनिज्म 2 में डाल रहे हो, तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, या फिर हाँ इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, सिंपली इसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें होती कैसी है वो अब देखेंगे। अब जैसे तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट हम बात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंसुलिन का एग्जांपल लेना चाहती हूँ, तो इंसुलिन का जो जीन है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर है। अब मुझे वो इंसुलिन का जीन ह्यूमन के सेल से निकालना है, तो मैं जीन तो नहीं निकाल पाऊँगी, मुझे पूरा उसका डीएनए निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, इंसुलिन जो है वो ह्यूमन में पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, तो मुझे अगर इंसुलिन का जीन निकालना है तो ह्यूमन बॉडी से मैं जो सेल है वो सिर्फ पैनक्रिया का लूँगी या पूरे बॉडी का कहीं से भी ले सकती हूँ? क्या लगता है तुम्हें, हम कहाँ से ले सकते हैं वो जीन? तो वो जीन हम पूरे बॉडी में कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी वो एक सिंगल सेल से बनी है ना, जाइगोट से, और उसके अंदर माइटोसिस हुआ तो हम इतने बड़े हुए हैं। तो हर एक सेल के अंदर वो डीएनए है और डीएनए के अंदर वो जीन है। बट प्रॉब्लम इतना है कि वो फंक्शनल नहीं है, इनएक्टिव है। तो वो सिर्फ एक्टिव पैनक्रियाज में है तो पूरी जगह पर जीन, पर एक्टिव कहाँ पर है, पैनक्रिया में। तो आप ह्यूमन के बॉडी का कोई भी एक पर्टिकुलर सेल ले सकते हो, उस सेल से आप डीएनए निकाल सकते हो और उस डीएनए से वो जीन निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन सेल से निकालना है, तो ह्यूमन सेल से तुम अपना डीएनए कैसे निकालोगे? क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो इन सब में तुम्हें अपना डीएनए ढूंढ कर निकालना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आरएनए को मारना पड़ेगा, यानी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो तुम पहले ह्यूमन सेल के ऊपर कुछ ऐसे एंजाइम डालोगे जो इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर दे, एंड देन उससे तुम अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले एक ह्यूमन सेल ले लेते हैं। चलो हम लोग, दिस इज ह्यूमन सेल, एंड ये न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा डीएनए है, ठीक है।
और डीएनए में कहीं पर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो ह्यूमन सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा लिपिड होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो लिपिड एंड प्रोटीन, देन आरएनए होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए तुम कुछ एंजाइम यूज़ करोगे। तो अब लिपिड है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए तुम क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, एंजाइम जिसे हम कहते हैं लाइपेज। लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए है प्रोटीएजेस, एंड देन आरएनए के लिए है आरएनएज, राइट। अब मैं क्या इसमें डीएनएस डाल दूँ? नहीं, हम डीएनएस नहीं डालेंगे, क्योंकि डीएनएस डालने से मेरा डीएनए टूट जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, वो तो हम चाहते नहीं। तो जब इतने सारे तुम एंजाइम डाल दोगे, अब ये देखो ये सारी प्रैक्टिकल्स कहाँ पर हो रही है, ये सारी चीज़ें तुम एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो। तो तुमने टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन सेल डाला, फिर टेस्ट ट्यूब में तुमने लाइपेज डाल दिया, प्रोटीन्स डाल दिया और आरएनएस डाल दिया। अब तुम्हारे ये लाइपेज मतलब लिपिड, प्रोटीन और आरएनए सारी चीज़ें डिग्रेड हो गई है और उसके साथ डीएनए है। अब तुम इतने कचरे में या फिर इतने डेब्रीज में अपना डीएनए कैसे ढूंढोगे? तो तुम चाहते हो इन डेब्रीज से तुम्हारा डीएनए थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो डेब्रीज से डीएनए को थोड़ा ऊपर आने के लिए उसमें एक और हम चीज़ डालेंगे जो होगा चिल्ड इथेनॉल। तो इन सारी चीज़ों में तुम क्या डाल दोगे? चिल्ड इथेनॉल। और जैसे ही तुम चिल्ड इथेनॉल डालोगे, जो डीएनए है वो सेपरेट होकर कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर। जैसे तेल में तुम पानी में तुम तेल डालोगे तो तेल कैसे पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरीके से जैसे चिल्ड इथेनॉल डालोगे सारी गंदगी को छोड़कर डीएनए थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो उसको आप किसी भी स्पैचुला से ऐसे निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ कहा ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा रिएक्शन हो रहा था। तो जैसे इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे हम, तो जो डीएनए है वो हमारा कुछ ऊपर आ जाएगा। देन उसको हम किसी भी स्पैचुला से इस तरीके से हुक वाले स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। क्योंकि हम स्पून से निकाल रहे हैं तो सिंपली हम इसे क्या कहेंगे? स्पूलिंग। इतना समझ में आया? बट अब मैंने ह्यूमन सेल की बात की, लेकिन अगर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लांट सेल में होगा तब तुम उस प्लांट सेल से कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा सेल चीज़ होती है जो ह्यूमन सेल के पास नहीं होती, वो होता है सेल वॉल। तो अगर प्लांट सेल से कोई भी चीज़ निकालनी है तो पहले आपको उसका सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा। सो दिस इज सेल वॉल एंड ये प्लांट सेल है। तो अब प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है सेलुलोज से। तो सबसे पहले तुम्हें ये सेलुलोज की सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो चीज़ें उनसे तुम अपना आरएनए या डीएनए निकाल सकते हो। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम होता है सेल्यूलेज। देखो जिस भी एंजाइम के एंड में ASE आ जाता है, वो सारे जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होगा? सेल्यूलेज। और बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है, लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, एंड देन आरएनए के लिए आरएनएज। ओके, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो तुम एक्स्ट्रा उसमें डाल दोगे सेलुलोज, ताकि तुम्हारा सेल वॉल सबसे पहले टूट जाए, फिर सारे एंजाइम अंदर जाके अंदर की चीज़ों को तोड़कर तुम्हारा डीएनए चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद डीएनए ऊपर आ जाएगा, फिर से स्पूलिंग करके तुम निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करोगे। अब तुम्हें डीएनए मिल चुका है, तुम्हारा जहाँ से भी जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था तुमने उसका डीएनए निकाल लिया है। अब तुम्हें डीएनए मिल चुका है, तो डीएनए मिलने के बाद क्या होगा? तो डीएनए होगा तो कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डीएनए। डीएनए कितना बड़ा होता है? 2 मीटर जितना कुछ होता है। तो तुम्हें डीएनए मिल गया। अब डीएनए के अंदर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होगा। तो मैं कह देती हूँ कि तो चलो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट? इतने बड़े डीएनए से तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? कुछ तो करना पड़ेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो तुम एंजाइम यूज़ करोगे यहाँ पर भी। ओके, और यहाँ पर डीएनए को कट करने के लिए कट करना पड़ेगा ना, किसी कैंची से कट करोगे तो निकलेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ किए जाते हैं डीएनए को कट करने के लिए, उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। तो डीएनए को कट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब
अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो न्यूक्लियेजेस होते हैं, न्यूक्लियेजेस का मतलब न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अटैक करने वाले। तो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे बॉडी में, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को हमें यहाँ पर काटना है तो हम न्यूक्लियेजेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियेजेस यूज़ किए जाते हैं वो एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। एक का नाम होता है एंडोन्यूक्लियेजेस और एक का नाम होता है एक्सोन्यूक्लियेजेस। पहले एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के एंड से बाहर से एक एक न्यूक्लियोटाइड निकालना शुरू करता है। तो जैसे कि मैं कहूँ ये मेरा एंड है तो यहाँ से वो एक एक न्यूक्लियोटाइड निकालना शुरू करेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट लगाते हैं। अब एंडोन्यूक्लियस अंदर से कट लगाते हैं। अंदर से मतलब बीच बीच में से कट करते हैं। तो बीच बीच में से उन्हें कट करना है तो कहीं पर भी कट कर देंगे? नहीं, वो एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं और उनको कहा जाता है रिकॉग्निशन साइट। तो एंडोन्यूक्लियस हमेशा अपना कट कहाँ पर लगाएंगे? रिकॉग्निशन साइट पर। ऐसे साइट्स कुछ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर AACC और ये हो गया सपोज कोई भी साइट ले लेते हैं हम यहाँ पे ACC या फिर रुको फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिकॉग्निशन साइट। तो ये रिकॉग्निशन साइट जहाँ पर भी डीएनए में होगा, जैसे कि सपोज ये रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, देन यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ पर है वहाँ पर ये कट लगा देगा, कट कर देगा। तो जैसे ही तुम इस डीएनए के ऊपर जो स्पूलिंग से अभी तुमने डीएनए निकाला है उस डीएनए के ऊपर तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस छोड़ोगे, ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट वाला, तो उसके टुकड़े कर देगा। बहुत सारे टुकड़े मिलेंगे, जहाँ जहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है उतने टुकड़े तो मिल जाएंगे। अब उतने टुकड़ों में से तुम्हें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग करना है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने वाले मैकेनिज्म का नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होगा यहाँ पर देखो, मैं बताती हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिर्फ बॉक्स की तरह और उसमें से दो वेल बने होते हैं और उसके अंदर अगार जेल डाला जाता है। तो अगार जेल एक ऐसी चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती है और उसे तुम थोड़ा सा बॉईल करोगे तो वो लिक्विड हो जाती है। तो जब वो थोड़ा सा गर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाला जाता है, फिर वो अंदर सॉलिड हो जाता है, ठीक है। एंड देन उस वेल में से तुम अपना डीएनए के फ्रैगमेंट्स डालते हो और वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रन करते हैं। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे एंड जिसकी वजह से वो रन करेंगे। तो कैसे होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई इंस्ट्रूमेंट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ और इसमें से दो वेल है, गड्ढे हैं और इसके अंदर मेरा जेल है एंड जेल इज़ नथिंग बट अगार। अगार मिलता है कहाँ से? याद करो 11th स्टैंडर्ड। अगार कहाँ से मिलता है? तो अगार मिलता है रेड एल्गे से और रेड एल्गे में भी दो रेड एल्गे हैं, जी से नाम आता है उनका, जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, ग्रासिलेरिया और जिलेडियम। हमेशा क्वेश्चन आता है ये नीट के लिए, ओके। तो अगार का जेल हमने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इनमें डालेंगे अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स। तो जो मुझे डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिले उसका एक हमने सपोज लिक्विड सोल्यूशन जैसा कुछ बना लिया है, अब वो हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डीएनए के फ्रैगमेंट्स डाल दिए यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स रन करें। एक्चुअली जो अगार जेल होता है वो पोरस होता है, उसमें पोर्स होते हैं, तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जैसे पोर से रन करते हैं। अब वो रन करें इसके लिए यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए एक नेगेटिव चार्ज है और तुम चाहते हो कि वो इस अगार से रन करे, तो तुम्हें उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुमने डीएनए से जहाँ पर लोड किया है सैंपल्स, वहाँ पर तुम लगा दोगे क्या, कैथोड, ओके, जो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, और एंडिंग में यहाँ पर लगा दोगे एनोड, जो एनायन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। सिंस डीएनए इज नेगेटिव,
तो वो पॉजिटिव आयन की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो रन करेगा। तो नेगेटिव मतलब डीएनए आपका धीरे धीरे नीचे रन करता है। और यहाँ पर हमें डीएनए के बैंड्स मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ डीएनए के बैंड्स मिलेंगे, कुछ बैंड्स यहाँ पर होंगे, ऐसे कुछ ऐसे बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे डीएनए के बैंड्स मिलते हैं। अब डीएनए का जो फ्रैगमेंट या जो बैंड जो बहुत छोटा होता है वो सबसे आगे मिलता है, और जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं ना वो पीछे मिलते हैं। जैसे इमेजिन करना है कि जो सबसे छोटा होगा वो बहुत जल्दी जल्दी भाग लेता है और वो आगे मिल जाता है, और जो सबसे बड़ा मोटा सा फ्रैगमेंट होगा वो पीछे रहता है। तो यहाँ पर जो आगे तुम्हें मिलेगा वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे। अब इनमें से तुम्हें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहचानना है। बट कैसे पहचानोगे? अभी तो तुम्हें सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ये सारी चीज़ें अभी लाइक ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि अगार जेल भी ट्रांसपेरेंट है तो कुछ यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो इसको देखने के लिए तुम इसके ऊपर एक केमिकल डालोगे, और उस केमिकल का नाम होता है इथीडियम ब्रोमाइड। जैसे ही इसके ऊपर इथीडियम ब्रोमाइड डाल दिया जाएगा, अब तुम इसको यूवी लाइट, अंडर यूवी लाइट देख सकते हो। और जैसे तुम देखो यूवी लाइट ब्लू कलर की होती है, और जब तुम इसको यूवी लाइट के अंदर देखोगे तो पिंकिश वॉयलेट जैसा कुछ तो या पिंकिश वाइट जैसा स्ट्रैंड दिखाई देते हैं। अब तुम्हें स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का कौन सा फ्रैगमेंट है वो तुम्हें चूज़ करना है। उसका एक अपना ही अलग प्रोसेस होता है, हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कैसे भी तुम्हें पता चल गया, ओके दिस इज़ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज, सो तुम इसे क्या करोगे, चम्मच से ऐसे निकाल लोगे। ओके, या इमेजिन करो जेली है, जेली के ऊपर कुछ चीज़ें रखी है तो तुम उसको ऐसे निकाल रहे हो, तो जेली के साथ वो उठ के आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। तुमने स्पूलिंग कर ली और इल्यूशन भी कर लिया। ठीक है, अब तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास है। अब तुम्हें इसे एक वेक्टर में डालकर, मुझे डालना है बैक्टीरिया के अंदर, तो वेक्टर में डालकर बैक्टीरिया के बॉडी में मुझे डालना है, क्योंकि ये इंसुलिन का जीन है, राइट, हम इंसुलिन बना रहे हैं। तो हमने इंसुलिन का जीन इंसान के डीएनए से कट करके निकाल लिया है। अब इस इंसुलिन के जीन को मुझे बैक्टीरिया के बॉडी में डालना है, ताकि बैक्टीरिया वो इंसुलिन बनाए। कैसे डालेंगे? उसके लिए हमें यहाँ पर एक वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली नहीं डाल सकती, हालांकि डाल सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस है, बट उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी हम ये समझेंगे कि इसको मुझे बैक्टीरिया के बॉडी में डालना है, तो मैं किस तरीके से इसे डाल सकती हूँ। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर जैसे कि ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिल गया है, जो मैंने डीएनए से कट करके निकाल लिया है। और अभी इसे मुझे डालना है वेक्टर के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, पर बैक्टीरिया के अंदर डालने से पहले मैं इसको किसी वेक्टर के अंदर डालूंगी। तो अब यहाँ पर हम वेक्टर क्या यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर क्या होता है वो समझेंगे। तो देखो, अगर मुझे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा बैक्टीरिया के अंदर डालना है, तो उसके लिए जो वेक्टर होता है वो प्लाज्मिड होता है। अगर प्लांट के अंदर डालना है तो उसके लिए भी प्लाज्मिड ही होता है। और अगर मुझे किसी एनिमल सेल में डालना है तो रेट्रोवायरस होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर होस्ट जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर होस्ट प्लाज्मिड भी वेक्टर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा होस्ट बैक्टीरिया है, इसलिए मेरा वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड होता क्या है देखते हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड? सी, ये एक कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का डीएनए है जो सर्कुलर एक सिंगल क्रोमोसोम वाला होता है। तो दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, एंड इट इज सेलुलर डीएनए। इस डीएनए के अलावा भी बैक्टीरिया के पास एक डीएनए होता है इस तरीके से। इनको कहा जाता है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड्स आर एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। दैट मीन्स ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ये बैक्टीरियल डीएनए कब डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनका जब मन करेगा ये डिवाइड करेंगे। सो दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। right, they are circular and smaller as compared to bacterial DNA like cellular DNA.
तो हम यहाँ पर यूज़ करने हैं प्लाज्मिड, करने वाले हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बैक्टीरिया से निकाल सकते हो, उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो और उसको वापस से बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक प्लाज्मिड बाहर निकाल लूँगी, ठीक है। अभी जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक बैक्टीरिया के अंदर एक भी हो सकता है और एक बैक्टीरिया के अंदर 100 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड में कौन सा है। तो यहाँ पर मैं अब एक प्लाज्मिड निकालूंगी और उसके अंदर मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। तो ये प्लाज्मिड मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, तो मैं किस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे इस प्लाज्मिड को पहले कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए वही हम यूज़ करेंगे हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनसे कट करके फिर मैं यहाँ पर डालूँगी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो। बट कब उससे पहले हम समझेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा जानेंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आए कहाँ से। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले आए बैक्टीरिया में, मिलते ही बैक्टीरिया में है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बैक्टीरिया, हमारे फेवरेट बैक्टीरिया ले लेते हैं। हमारा फेवरेट बैक्टीरिया कौन सा होता है हमेशा? ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई है और ये उसका डीएनए है। तो दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। नाउ इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक हुआ है। किसका अटैक हुआ है? वायरस का। और जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है उन्हें क्या कहते हैं हम? बैक्टीरियोफेज। तो सपोज ये बैक्टीरियोफेज ने इस वायरस के ऊपर अटैक किया है। एंड बैक्टीरियोफेज के अंदर ये उसका डीएनए है। अब जब भी बैक्टीरियोफेज वायरस को मतलब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो वो अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है। दुनिया का कोई भी वायरस जब अटैक करता है अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है होस्ट के अंदर। तो बैक्टीरियोफेज ने इस ई कोलाई को अटैक किया और उसने अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया। तो इट्स अ वायरल डीएनए। नाउ व्हाट हैपेंस? वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए का कंट्रोल ले लेता है और अपना रिप्रोडक्शन अंदर करने लगता है। तो इनडायरेक्टली वो बैक्टीरिया को मार देता है। बट इससे बचने के लिए बैक्टीरिया के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बैक्टीरिया के पास वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी कोई रिकॉग्निशन साइट होता है। फॉर एग्जांपल कोई रिकॉग्निशन साइट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर वायरल डीएनए के ऊपर अटैक कर देगा। ऑब्वियसली इसका भी रिकॉग्निशन साइट होता है। तो पर्टिकुलर जो भी रिकॉग्निशन साइट होगा वो वायरल डीएनए पर प्रेजेंट होगा। तो ये जाके वायरल डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा, कुछ इस तरीके से। अब जब वायरल डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे तो ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल के ऊपर अटैक ही नहीं कर सकता। बट एक दूसरी बात यह है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट है उसके खुद के डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए पर भी तो हो सकता है, पर ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट करता? तो ये खुद के डीएनए को इसलिए नहीं कट करता, जहाँ पर भी जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होता है वहाँ पर ये लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप, जिसके वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। मिथाइलेज एंजाइम होता है जो बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस। तो जब ये बात हमें पता चली तो हमने कहा कि हम यूज़ कर सकते हैं इसे डीएनए को कट करने के लिए। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब ई कोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो उसे हम कहेंगे क्या, उनका नाम क्या होगा? और पहली बात, ई कोलाई से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब अलग अलग एक बैक्टीरिया के अंदर 100 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। तो जितने हम निकालेंगे उनके अलग अलग नाम रखने पड़ते हैं। लाइक नाम सेम होता है, उनके रोमन नंबर बदलने पड़ते हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई से निकाला उसका नाम क्या होगा? तो देखो, ई उसका जो है वो जीनस नेम है, एन कोलाई उसका स्पीशीज़ नेम है और RY उसका स्ट्रेन नेम है, RY13। तो जब भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखना होता है तो आप जीनस का पहला वर्ड लेते हो, ओके, स्पीशीज़ के 2 वर्ड लेते हो और स्ट्रेन का 1 वर्ड ले लेते हो, मतलब 1 लेटर ले लेते हो। तो E को R। एंड अगर ई कोलाई से मैंने ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला है
तो मैं रोमन लेटर में फर्स्ट लिख दूंगी EcoR1। ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपने इकोलाई से निकाला है। एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फन फैक्ट ये है कि वो दुनिया का सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज HIN2। अब इसका नाम कैसे रखा गया, तो देखो HIN2 जो है वो एक तरीके के बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, और उसका स्ट्रेन है RD एंड ओके, ऐसा, हाँ ओके करेक्ट, हाँ। तो अब यहाँ से जैसे कि मैंने कहा है कि आप जीनस का फर्स्ट लेटर लोगे, स्पीशीज के पहले 2 एंड देन स्ट्रेन का एक लेटर D, एंड सेकेंड टाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था उस बैक्टीरिया से, इसलिए इसका नाम हो गया HIN2। फिर भी ये दुनिया का सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। क्यों होता है तुम बताओगे मुझे, हो गया। इस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालते हैं। अब मैंने क्या कहा था, हमने एक बात कहाँ पर छोड़ी थी कि हमने बात छोड़ी थी कि अब जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे वेक्टर में डालना है, दैट मीन्स वेक्टर को कट करना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो यहाँ पर तुमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया है उसी से आप अपने वेक्टर को ही कट करोगे, तो ही आज आके आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेती हूँ EcoR1, और अब मैंने EcoR1 से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कट किया था, अब EcoR1 से मैं अपना प्लाज्मिड भी कट करूँगी। तो मुझे सबसे पहले EcoR1 का रिकॉग्निशन साइट पता करना होगा। तो जो जनरली रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स आर एक्चुअली पैलिंड्रोमिक साइट्स। रिकॉग्निशन साइट जो होते हैं वो पैलिंड्रोमिक साइट्स होते हैं। मतलब तुम आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, बात एक ही होती है। जैसे कि मैं हिंदी में अगर बताऊं जहाज, यहाँ से पढ़ो तो भी जहाज, वहाँ से पढ़ो तो भी जहाज, या फिर जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है मलयालम का, मलयालम यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो एक ही आता है। तो रिकॉग्निशन साइट होते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। जैसे कि EcoR1 का अगर मैं कोई रिकॉग्निशन साइट बताऊँ तो वो होता है GAATTC, इट्स लाइक 5' to 3' ये होगा, एंड यहाँ पर रहेगा GAATTC, ये हो गया आपका ऐसा। तो तुम 5' से 3' पढ़ो तो भी GAATTC है, और नीचे के 5' से 3' पढ़ोगे तो भी GAATTC है। अब इस पूरे इतने बड़े रिकॉग्निशन साइट में आपका एंजाइम कहाँ पर कट लगाएगा, तो आपका एंजाइम कट लगाता है G और A के बीच में। ओके, अब G और A के बीच में कट लगाएगा तो ऐसा होता है। फिर कट लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कट लगाने के बाद कुछ आपको ऐसा मिलेगा फ्रैगमेंट, यहाँ पर मिलेगा आपको कुछ ऐसे एंड्स मिलेंगे। कट करने के बाद जब ऐसे एंड्स मिलते हैं कुछ अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड है ना, ये सारे अनपेयर्ड, तो दे आर ऑलवेज विलिंग टू लाइक, और या दे आर ऑलवेज वांट टू फॉर्म बॉन्ड्स। सो हमेशा वो चिपकना चाहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्टिकी एंड्स। और अगर किसी रिकॉग्निशन साइट, मतलब किसी का रिकॉग्निशन साइट कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, सर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होगा, ये मैंने पहले एग्जांपल दिया है तुम्हें, ठीक है। तो और ये कट लगा रहा है यहाँ पर बीच में इधर, तो कट लगाने के बाद कुछ हमें ऐसे मिलेगा फ्रैगमेंट। तो जैसे क्लीन कट होता है ना, ऐसे क्लीन कट जहाँ पर बिल्कुल भी अनपेयर्ड बेसिस नहीं है, उनको कहा जाता है ब्लंट एंड्स। सो स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स। तो अब तक क्या किया हमने हमारे लाइक जहाँ पर भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उस सेल से हमने अपना DNA निकाला। DNA को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, बहुत सारे फ्रैगमेंट मिले, उन फ्रैगमेंट में हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया तो हम उसे किस में इंसर्ट करना चाहते हैं, वेक्टर के अंदर। तो हमारा होस्ट बैक्टीरिया है, तो हमारा वेक्टर क्या होगा, प्लाज्मिड। फिर प्लाज्मिड को भी हमें कट करना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने हिस्ट्री जाने की बैक्टीरिया में मिलता है, क्यों मिलता है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है। और हर एक
और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है। दीज रिकॉग्निशन साइट्स आर पैलिंड्रोमिक साइट्स एंड मतलब आप ऊपर के 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो तो भी बात सेम होगी, या नीचे के 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो तो बात सेम होगी, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ पे कट, किस न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करते हैं। 2 तरीके के एंड बनते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। अब मुझे क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इको R1 से काटा है तो अपना वेक्टर भी उससे ही काटूंगी, तो कट करके इंसर्ट करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। थैंक यू।